क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ से संबंधित यह प्रश्न है और यह प्रश्नावली 1.2 से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण हिसाब है और जिसे हम लोग सरल सटीक भाषा में समझेंगे और इसकी सहायता से ऐसा प्रॉब्लम्स यदि अन्य प्रकार का हो तो उसे भी समाधान कर लेंगे। तो 5वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं प्रश्नावली 1.2। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यदि ऐसा हिसाब हो और इसी से संबंधित दूसरा भी हिसाब हो, इस प्रकार से भी हो सकता है कि कहेगा कि 6 पर पावर n तो है ही, उसके साथ साथ यह भी कह सकता है 4 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, या तो फिर 15 पर पावर n कहेगा यह भी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या या नहीं, इसकी भी जांच कर लेंगे। या तो फिर आपका ऐसा भी दे सकता है 21 पर पावर n कहेगा कि 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो यदि हम 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है इसको समझ लेते हैं तो इसकी सहायता से इन सारे हिसाबों को हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस हिसाब में चर्चा की गई है कि प्राकृतिक संख्या n। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो समझते हैं। प्राकृत संख्या जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है, NATURAL NUMBER, और यही जो नेचुरल नंबर n से प्रारंभ होता है, प्रारंभिक लेटर। तो प्राकृतिक संख्या को लिखने के लिए हम संकेत में यानी इसका सिंबल कैपिटल N देते हैं। तो इसकी परिभाषा समझते हैं कि वैसी संख्या यानी कि जो गिनती की हो। तो चलिए लिखिए, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। और इसका जी एग्जाम्पल लिखें तो क्या हो जाएगी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 अनंत तक यह जाएगी। अब आते हैं हिसाब पर। तो 6 पर पावर n है, तो 6 पर पावर n इसका यदि n का वैल्यू इसी में 1 रखा जाए, इसी प्राकृतिक संख्या के बारे में कही गई है कि 6 पर पावर n और n के लिए प्राकृतिक संख्या n है। तो 6 पर पावर n है तो 6 1 n के स्थान पे 1 रखना है, मीन्स 6 हो गया। फिर n बराबर 2 रखिए, तो 6n 6 पर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6 गुना 6 होगा यानी 6 के 36 हो जाता है। फिर n बराबर 3 रखते हैं तो 6n 6 इस पे 3 होगा, 6 गुना 6 गुना 6 6 के 36 और 36 छके हो जाएगा 216 हो जाएगा। फिर और भी रख सकते हैं आप, n बराबर 4 n बराबर 5। तो कुछ इस प्रकार से संख्या प्राप्त होगी। तो हम देख रहे हैं कि 6 पर पावर n यानी कि प्राकृतिक संख्या जब रखते हैं तो यह इसमें तो शून्य आया नहीं, अंतिम संख्या 6 हुई इकाई की, इसमें इकाई की फिर अंक हो गया 6 यानी कि 36 में इकाई का 6 तो शून्य तो हुआ नहीं, फिर इसमें 216 हुआ तो इकाई का अंक 6 हुआ, शून्य हुआ नहीं। तो हमें इस प्रकार से इस हिसाब को सोल्व नहीं करेंगे यानी कि इसकी जांच नहीं करेंगे। इसकी जांच के लिए हमें कुछ अन्य प्रकार की विधियां यहाँ पे प्रयोग करनी है। तो एक आप समझते होंगे, इस बात को समझ लीजिए नहीं तो, कि वह संख्या यानी उस प्रकार की संख्या, वैसी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह संख्या निम्न प्रकार है। हम इसे समझने के लिए कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा।
क्या क्या ले सकते हैं, 10 शून्य है ना अंत में, या तो फिर 20 लेंगे तो अंत में शून्य है, फिर 40 लेंगे, चलिए कुछ भी लीजिए, 100 लीजिए, बड़ी बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, 500 भी ले लिए, और भी ले सकते हैं, 110 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से यह अनंत होगी, जो कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या है। अब इसकी चर्चा करते हैं। 10, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 पंचे 10, क्लियर है। फिर 20 का करते हैं, तो 20 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20। फिर उसके बाद 40 का कीजिए अभाज्य गुणनखंड, कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। फिर 100 का भी कर सकते हैं हम अभाज्य गुणनखंड, तो कितना होगा, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, फिर 5 गुना 5 पचे 25, 25 चौके 100। फिर यदि हम 500 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो कितना होगा, कीजिए इसको, तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे, फिर हो जाएगा 5 यानी कि 500। चलिए 110 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, अंत में 10 है, तो यह हो जाएगा, कितना होगा, तो 2 2 पंचे 10 यानी कि 2 पंचे 10, फिर 11 यानी 5 गुना 11, 11 पचे 55, 5 दूनी 10 हो गया। तो अब इसमें एक नोटिस कीजिए इस बात को कि 10 में 2 और 5 का गुणनफल है, अभाज्य गुणनफल गुणनखंड। फिर 20 में देखिए 2 और 5 का है, फिर इसमें भी 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 2 और 5 का है। तो इससे क्या देखें कि वैसी संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड निश्चित रूप से कम 2 और 5 रहेगा, 2 और 5 रहेगा, यानी कि इसका भी हो गया, देखिए 2 और 5, इसका भी देखिए 2 और 5 है, इसका भी देखिए 2 और 5 है, कम से कम, अधिक कितना भी हो उसे नहीं लिखना है। इसका भी हो गया 2 और 5, इसका भी 2 और 5 हो गया, और इसका भी 2 और 5 हो गया। तो स्पष्टतः हम लोग यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि वैसी संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसका कम से कम 2 गुना 5 अभाज्य गुणनखंड होगा, क्लियर है। यानी कि 2 और 5 निश्चित रूप से उस संख्या में होनी चाहिए। अब इतना यदि आप समझ चुके हैं तो आपका हिसाब बन चुका है, सोल्व हो गया। देखिए अब यहाँ से चलते हैं हिसाब पे। 6 पर पावर n है, तो 6 पर पावर n का अर्थ हो गया कि इसको 2 तिया 6 लिखेंगे, तो 2 और 3 इसका अभाज्य गुणनखंड है, इसमें 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 3 आया, 2 तो आ चुका, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 और 5 आना चाहिए, यह आना चाहिए हमें, 2 तो आया, लेकिन यहाँ पे 5 तो आया नहीं, 3 आ गया। तो स्पष्ट है कि उस संख्या का जो अंत होगा वह शून्य पर नहीं होगा। तो लिख देंगे स्पष्टतः 6 पर पावर n के अंत में, यानी कि 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्लियर है। बस हमें इसी बात को ध्यान में रखना है कि वैसी संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसका कम से कम 2 गुना 5 अभाज्य गुणनखंड होगा। अब यह क्लियर हो चुका है, स्पष्ट हो गया, इसकी जांच हम लोग कर चुके हैं। अब सपोज कीजिए
कि आपके पास 4 पर पावर n कहे और कहे कि 0 पर समाप्त होगी, तो इसका किस प्रकार से करेंगे? 2 गुना 2 पावर n हो गया, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 और 2 हो गया, तो 2 तो आया, क्लियर है, लेकिन 5 नहीं आया। तो इसमें भी क्या लिखेंगे कि 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब अगला भी देख लेते हैं, 15 पर पावर n। तो 15 पर पावर n का इसका जब 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 पचे 15। तो इसमें देखिए 3 आ रहा है और कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 तो आ गया, क्लियर है, 5 तो आ गया, लेकिन 2 तो नहीं आया ना। यहाँ पे देखिए जो लिखे थे वैसी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, कम से कम 2 गुना 5 अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए। तो 5 तो क्लियर है आया, लेकिन 2 तो नहीं आया ना, 3 आ गया। तो लिखेंगे इसमें भी क्या? 0 पर समाप्त नहीं होगी। और भी कर सकते हैं, 21 पर n है, तो 3 सती 21, इस पर n है, तो इसमें क्या आया? 5 भी नहीं आया और 2 भी नहीं आया, 3 गुना 7 है, 3 और 7 है। तो क्या लिखेंगे? 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से जैसा भी आपके पास प्रॉब्लम हो, इससे संबंधित हो, आप आसानी से समझ गए होंगे और इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो अंततः आपको इतनी करनी नहीं है। करनी क्या है इस हिसाब को सोल्व करने के लिए कि वैसी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसका कम से कम 2 गुना 5 अभाज्य गुणनखंड होगा, इतना लिख देंगे। और इसको लिखने के बाद आप स्पष्ट करेंगे कि 6 का जो गुणनखंड हुआ 2 गुना 3 हुआ, तो 2 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता है, 3 एक अन्य आ जाती है संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। तो लिख देंगे स्पष्टतः कि 6 पर पावर n के अंत में 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही एक इस समस्या समाधान करने का बहुत शॉर्टकट तरीका है, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से हम लोग इतनी सारी बातों को किया है। तो निश्चित रूप से अच्छी लगेगी यह वीडियो, और इसी तरह के अन्य प्रॉब्लम्स को आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद।